हाँ, आज अपन बात करेंगे 12th के फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक अपना फर्स्ट यूनिट का। वैसे 12th के अंदर टोटल 10 यूनिट हैं और 17 चैप्टर। उनमें फर्स्ट यूनिट की अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अपन स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले अपन जानते हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या आवेशों के समूहों के बीच, स्थिर आवेश या आवेशों के समूहों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। एक बार दोबारा इस डेफिनेशन को, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या आवेशों के समूहों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। स्थिर वैद्युतिकी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। जैसा कि अपन इस यूनिट में सर्वप्रथम घर्षण वैद्युत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? घर्षण वैद्युत। घर्षण वैद्युत के बाद में दूसरा इसमें पॉइंट आएगा आवेश, आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार। आगे अपन पढ़ेंगे आवेशों के गुण, आवेशों के गुण। तो सबसे पहले अपन बात करें स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर आवेशों में घर्षण वैद्युत की। यूनान के दार्शनिक वैज्ञानिक थेल्स ने सर्वप्रथम, इन्होंने वैज्ञानिक थेल्स ने सर्वप्रथम एक पदार्थ लिया एम्बर। क्या लिया? एक पदार्थ एम्बर। अब देखो यहाँ एम्बर, एम्बर क्या होता है? एम्बर बाल्टिक सागर में पाया जाने वाला गोंद टाइप का, किस टाइप का? गोंद टाइप का गाढ़ा पदार्थ होता है। देखते हैं एम्बर या अंबर। उन्होंने एक पदार्थ लिया अंबर, अर्थात अंबर को उन्होंने ऊन के साथ, अंबर को ऊन के साथ उन्होंने रगड़ा। उन्होंने अंबर की एक छड़ ली और ऊन के साथ उन्होंने घर्षण करवाया, यानी परस्पर ऊन को और एम्बर की जो छड़ ली गई थी उनको परस्पर रगड़ा गया। क्या किया गया? रगड़ा गया। तो उन्होंने कुछ समय बाद एक विशेष गुण की प्राप्ति की। वो विशेष गुण क्या था? कि उनके समीप स्थित छोटे छोटे कागज के टुकड़े या मिट्टी के कण परस्पर आकर्षित होने लग गए। यानी वो जो एम्बर या अंबर की जो छड़ थी, उनके समीप छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे या मिट्टी के कण थे, उनको वो अट्रैक्ट करने लग गई। कौन सी? एम्बर की छड़। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर के साथ ऊन को रगड़ा और उन्होंने ये पाया कि उसके समीप जो एम्बर की छड़ है उसके समीप स्थित छोटे छोटे कागज के टुकड़े या मिट्टी के कणों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा? एक प्लास्टिक की छड़ ली और उनको रेशम के साथ, प्लास्टिक की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा गया और उन्होंने भी क्या देखा?
कि उसके समीप स्थित छोटे छोटे कागज के टुकड़े या मिट्टी के कणों को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अर्थात उस आधार पे उन्होंने बताया कि यहाँ दो परस्पर वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तब इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, इंटरचेंज, आदान प्रदान हो रहा है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद में, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद में वैज्ञानिक सर विलियम गिलबर्ट, सर विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, सर विलियम गिलबर्ट ने आवेशों के प्रकार दिए। क्या दिए, आवेशों के प्रकार। अर्थात उन्होंने बताया कि आवेशों के दो प्रकार किस प्रकार हैं, वो अपन इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले घर्षण विद्युत क्या है। ये अपन ने बात की किसकी, घर्षण विद्युत के अंदर ही इस टॉपिक की कि सबसे पहले यूनान, कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के दार्शनिक थेल्स ने बताया, एक पदार्थ लिया एम्बर और उन्होंने कहा कि जब इसको ऊन के साथ रगड़ा जाता है, परस्पर घर्षण करवाया जाता है, तो इसमें एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इसके समीप स्थित छोटे छोटे कागज के टुकड़े या मिट्टी के कण को वो अट्रैक्ट करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है। अर्थात अपन बात करें आगे कि घर्षण विद्युत की डेफिनेशन क्या है, घर्षण विद्युत की डेफिनेशन क्या है। तो अपन ने जब परस्पर दो पदार्थों को रगड़ा या उनको उनके बीच में घर्षण करवाया, तो वो जो पदार्थ है एम्बर, वो क्या हो जाता है, आवेशित यानी चार्ज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और इस चार्ज होने की घटना को ही अपन क्या कहेंगे, घर्षण विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे, घर्षण विद्युत कहेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई है। तो अपन आगे चलते हैं, आवेश की बात करते हैं कि आवेश क्या है, आवेश की डेफिनेशन क्या है। आवेश एक पदार्थों का गुण है। आवेश क्या है, पदार्थों का गुण। अर्थात इसकी डेफिनेशन को अपन समझ पाए तो इस प्रकार समझा जा सकता है कि पदार्थों का वह गुण, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वैद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हो। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वैद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हो क्या कहलाएंगे, आवेश कहलाएंगे। अर्थात उसको क्या कहेंगे, चार्ज। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हुई। अब देखो, चार्ज, आवेश को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज को। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है क्यू, कैपिटल या स्मॉल क्यू अपन लिख सकते हैं। अब देखो, आवेश की बात की, डेफिनेशन अपन ने देखी सुनी। आवेश एक पदार्थों का गुण है और वो वैद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हो। क्या प्रदर्शित करते हो, वैद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हो। उसको अपन ने क्या कहा, आवेश। इसके बाद में अपन बात करें किसके बारे में, आवेशों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, प्रकार के बारे में। तो आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, आवेशों के अपन ने अभी तक दो प्रकार पढ़े हैं और दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। दो प्रकार कौन से, नंबर फर्स्ट, धनावेश या धनात्मक आवेश, धनावेश या धनात्मक आवेश। दूसरा, दूसरा अपन देखेंगे ऋणावेश या इसको कह सकते हैं ऋणात्मक आवेश। क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश। अब देखो, अपन ने जब सर विलियम गिलबर्ट के बारे में जाना था तब उन्होंने बताया था, सर विलियम गिलबर्ट ने, कि आवेशों के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। किस तरीके से दो प्रकार उन्होंने बताए थे वो अपन देखते हैं कि जब दो वस्तुएं ली जाए, क्या ली जाए, दो वस्तुएं ली जाए और दोनों को परस्पर क्या किया जाए, रगड़ा जाए या उनके बीच क्या करवाया जाए, घर्षण करवाया जाए, तो अपन देखते हैं कि वो आवेशित हो जाती है। उनमें से एक वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यानी इसमें
एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अर्थात उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ या जो वस्तु अपन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग कर रही है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसे अपन कहते हैं दाता, या उसको कहा जाता है धनी, या उसको कहा जाता है धनी। ठीक है, इस आधार पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उसको अपन ने क्या नाम दिया, धनावेश। क्या नाम दिया, धनावेश नाम दिया। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, तो वहां क्या रहेंगे, होल। होल पे चार्ज होता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन जो है उस पे चार्ज होता है माइनस। यानी होल जो है उस पे धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उस पे ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो अपन यूं कह सकते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और होलों की संख्या में वृद्धि होगी। अर्थात ऋणात्मक चार्ज कम होगा जबकि धनात्मक चार्ज में वृद्धि होगी। अर्थात वो वस्तु क्या होगी, धनावेशित होगी। वो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। अर्थात इसी प्रकार अपन दूसरी वस्तु की बात करें कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, इसे अपन कहेंगे ग्राही। क्या कहेंगे, ग्राही, या इसको क्या कहेंगे, ऋणी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणी कहेंगे। ग्राही या ऋणी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है उसको अपन ने ऋणी कहा, और इस आधार पर अपन क्या कहेंगे, ये कैसी है, ऋणावेशित। कैसी है, ऋणावेशित। और इस पे उपस्थित जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। इस प्रकार से आवेशों के कितने प्रकार दिए, दो प्रकार दिए, धनात्मक आवेश या धनावेश, दूसरा ऋणावेश या ऋणात्मक आवेश। कितने प्रकार दिए आवेशों के, दो प्रकार दिए, धनावेश या इसको कहेंगे धनात्मक आवेश, दूसरा है ऋणावेश या इसको ऋणात्मक आवेश भी कहा जा सकता है। क्लियर है, आवेशों के प्रकार। अपन बात करते हैं आवेशों के गुणों के बारे में। किसके बारे में, आवेशों के गुणों के बारे में। तो आवेशों के गुण क्या क्या हैं देखते हैं। आवेशों के गुण, आवेशों के गुणों में नंबर फर्स्ट अपन बात करेंगे कि आवेश एक सदिश राशि है या अदिश राशि। अब देखो यहां सदिश अदिश की अपन बात करें तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि सदिश क्या है, अदिश राशि क्या है। अपन 11th में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। जैसा कि सदिश की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है कि वो भौतिक राशि जिसके परिमाण के साथ साथ, जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध हो, अर्थात दिशा का भी ज्ञान हो, वो क्या होती है, सदिश। और जिसका परिमाण के साथ साथ क्या नहीं हो, दिशा नहीं हो, तो वो क्या होगी, अदिश राशि। ठीक है, तो ये एक क्या है, अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि। अर्थात अपन इसको सदिश या अदिश, देखो जैसा कि मैंने भी बताया है इस वीडियो में कि ये एक अदिश राशि है। जबकि इससे जस्ट पहले अपन ने जब आवेश की डेफिनेशन पढ़ी थी तब अपन ने क्या कहा, आवेश क्या है, आवेश एक पदार्थों का गुण है। क्या कहा था, कि आवेश पदार्थों का गुण है। ठीक है, दूसरा कि समान आवेश, समान आवेश यानी दोनों प्लस प्लस आवेश हैं या दोनों माइनस माइनस आवेश हैं, दोनों माइनस माइनस आवेश हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस। अर्थात अपन कहेंगे कि दोनों समान आवेश। समान आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण अर्थात तीसरा, यदि असमान, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस आवेश है, एक कौन सा है, प्लस, और दूसरा कौन सा है, माइनस आवेश, तो अपन इसको कहेंगे कि असमान आवेश, है ना। कौन सा आवेश, असमान आवेश। असमान आवेशों में क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर, आगे अपन बात करते हैं फोर्थ, 4 नंबर बिंदु की। तो आवेश द्रव्यमान संबद्ध राशि है। आवेश द्रव्यमान संबद्ध राशि है।
अगली अपन बात करें तो अपन पांचवा बिंदु लेंगे, आवेश योज्यता गुणधर्म की पालना करता है। योज्यता गुणधर्म। अगला बिंदु अपन देखें 6 नंबर, आवेश क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत कहें या इसको क्वांटीकरण कहें, क्या कहें, क्वांटीकृत या क्वांटीकरण। अब देखो योज्यता गुणधर्म की पालना करता है, क्वांटीकृत या क्वांटीकरण राशि है, आवेश संरक्षण नियम की भी पालना करता है। संरक्षण नियम की भी पालना करता है आवेश। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, आवेशों के गुणों के बारे में। अगला बिंदु 8वां, आवेश निश्चरता नियम की पालना करता है। किस नियम की, निश्चरता नियम की। अर्थात अपन ने इनके 8 बिंदु देखे हैं, 8 गुणों की अपन ने चर्चा की है। नंबर फर्स्ट अदिश राशि है, दूसरा बिंदु समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। चौथा बिंदु अपन ने देखा आवेश द्रव्यमान संबद्ध राशि है। पांचवा बिंदु अपन ने देखा है योज्यता गुणधर्म की पालना कर रहा है, क्वांटीकृत या क्वांटीकरण राशि है, आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है, निश्चरता नियम की ये पालना करता है। ये अपन आवेशों के गुणों के बारे में जाने हैं। अब देखो इनमें 4 मूल गुण धर्म है, 4 मूल गुण धर्म है। कौन कौन से, आवेश योज्यता नियम की पालना करता है या योज्यता गुणधर्म की पालना करता है। दूसरा बिंदु आवेश क्वांटीकृत या क्वांटीकरण राशि है। तीसरा संरक्षण नियम और चौथा निश्चरता का नियम। ठीक है, अब देखो सदिश अदिश के बारे में अपन ने जाने हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण। आवेश द्रव्यमान संबद्ध राशि है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन विस्तार से जान लेते हैं। द्रव्यमान संबद्ध राशि का मतलब होता है कि प्रत्येक चार्ज, चाहे वो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक, यानी पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जैसे कि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, और वैसे ही प्रोटॉन का 1.67 10 की गुणा माइनस 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन अपन ने जस्ट पहले इसमें ये पढ़ा है कि जब परस्पर दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, उनके बीच में घर्षण करवाया जाता है, तो अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जब किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो दूसरी वस्तु में प्रवेश करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो दूसरी वस्तु में क्या करता है, प्रवेश करता है, तब उसके साथ उसका द्रव्यमान भी उसमें प्रवेश करता है। लेकिन अपन ये चीज जानते हैं कि इसका द्रव्यमान इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यदि उस वस्तु में प्रवेश कर रहे हैं, मीन्स उसका द्रव्यमान में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उसके द्रव्यमान में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो द्रव्यमान क्या है, बहुत कम, नगण्य द्रव्यमान उसको माना जाता है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि ये सैद्धांतिक, सैद्धांतिक रूप से तो सही है, ये क्या है, सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सही है, द्रव्यमान संबद्ध, कि उसमें द्रव्यमान जाता है, द्रव्यमान उसका बढ़ना भी चाहिए। लेकिन ये प्रायोगिक रूप से क्या है, असत्य है। इसलिए इसको अपन कहेंगे आवेश द्रव्यमान संबद्ध राशि है। अपन बात करें योज्यता गुणधर्म की, किसकी बात करें, योज्यता गुणधर्म की अपन बात करें, तो अपन देखो योज्यता गुणधर्म होता क्या है। सबसे पहले तो अपन बात करें किसकी, योज्यता गुणधर्म की, कि होता क्या है। योज्यता गुणधर्म, योज्यता गुणधर्म क्या होता है, योज्यता गुणधर्म की अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी निकाय लें, कोई भी निकाय लें, उस निकाय का कुल आवेश, उस निकाय का कुल आवेश, जैसे कि मैंने कोई निकाय लिया, क्या लिया, कोई निकाय, और इसमें क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, कितने आवेश हैं, Q1
Q2, Q3, Q4, Qn आवेश है। तो योज्यता गुणधर्म क्या कहता है कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, यानी इसमें जितने भी चार्ज उपस्थित हैं, जो भी चार्ज है इसमें, उसका अपन क्या कर दें, टोटल कर दें, तो उसका क्या आ जाएगा, कुल आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल आवेश। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा। मैंने एक निकाय लिया, उसमें 1 कूलाम, 2 कूलाम, -4 कूलाम और +1 कूलाम चार्ज उपस्थित है, और अपन जानते हैं कि इसका कुल आवेश, इसका कुल आवेश योज्यता गुणधर्म के आधार पर अपन जाने कि इसका कुल आवेश कितना होगा। तो योज्यता गुणधर्म क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो Q इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, अब देखो यदि अपन योज्यता गुणधर्म की पालना करते हैं तो उसमें जो चार्ज दिया जाता है उसकी चिन्ह परिपाटी भी उसके साथ लिखी जाती है, नोट की जाती है। जैसे अपने को प्लस चार्ज दे रखा है तो उसका प्लस उसके साथ लिखना होता है, माइनस दे रखा है तो उसका माइनस भी उसके साथ लिखना होता है। तो सबसे पहले +1 कूलाम, +1 कूलाम, +2 कूलाम, -4 कूलाम, +1 कूलाम। देखो मैंने लिखा है +1 कूलाम, तो इसका प्लस चिन्ह जो है इसके साथ लिखा है, +2 कूलाम तो इसका +2 कूलाम के साथ में प्लस साथ में लिखा है, माइनस है तो -4 कूलाम लिखा है, और प्लस है तो +1 कूलाम इसके साथ में लिखा है। अर्थात इनके चिन्ह भी इनके साथ में ही नोट किए जाने होते हैं। तो यहाँ देखो इसका टोटल चार्ज, प्लस कितना चार्ज हो गया, +1 +2 3, 3 और 1 4, और माइनस कितना है 4, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 कूलाम। यानी ये कैसी है, इस पे कोई आवेश नहीं है। और इसी एग्जाम्पल को अपन इस प्रकार देखें, किस प्रकार से कि ये 4 कूलाम प्लस का ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, 4 कूलाम प्लस का ले लिया जाए, तो यहां चार्ज कितना हो जाएगा, अब यहां चार्ज कितना हो जाएगा, +1 कूलाम, +2 कूलाम, -4 कूलाम और +4 कूलाम। तो ये प्लस के कितने चार्ज हो गए, 7 कूलाम। प्लस का जो चार्ज है वो कितना है अपने पास, 7 कूलाम, +7 कूलाम, और माइनस चार्ज कितना है 4 कूलाम, माइनस चार्ज कितना है 4 कूलाम। तो यहां चार्ज कितना शेष रहेगा, प्लस का 3 कूलाम, क्योंकि अपने को चिन्ह परिपाटी भी साथ रखनी है। चिन्ह परिपाटी रखने का रीजन कि अपने को पता चले कि ये धनावेशित है या ऋणावेशित, यानी इसमें जो आवेश उपस्थित है वो धनावेश है या ऋणावेश। तो ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है, ये निकाय लिया है, इस पे चार्ज कौन सा है अभी, यहाँ धनात्मक चार्ज है या धनावेशित है ये, क्यों, क्योंकि अपने पास टोटल चार्ज कितना था, प्लस का 7 कूलाम और माइनस का कितना था 4 कूलाम। ठीक है, तो 4 कूलाम माइनस के 4 कूलाम प्लस वालों को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। शेष जो चार्ज बच रहा है वो इसका कुल आवेश होगा, वो इसका क्या होगा, कुल आवेश होगा। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना है, +3 कूलाम, प्लस कितना है 3 कूलाम। आगे अपन बात करें किसकी, योज्यता के साथ में दूसरा बिंदु क्वांटीकृत या क्वांटीकरण की, किसकी बात करें, क्वांटीकृत या क्वांटीकरण। क्वांटीकृत या क्वांटीकृत क्या होता है, दूसरा बिंदु, ये अपन जो पढ़ रहे हैं चारों बिंदु, योज्यता, क्वांटीकृत, संरक्षण और निश्चरता, ये आवेशों के मूल गुणधर्म है। ये आवेशों क्या है, मूल गुणधर्म 4। क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले अपन बात करें तो किसी निकाय का कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है, एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहता है। अब देखो
पूर्ण गुणज डेफिनेशन को थोड़ा ठीक से देखना कि क्वांटीकरण की डेफिनेशन थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा अलग से है ये, कि किसी निकाय का, कोई निकाय अपन ने लिया, क्या लिया, कोई निकाय लिया, और किसी निकाय का कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहता है, और वो न्यूनतम निश्चित राशि आवेश का क्वांटा कहलाती है। वो न्यूनतम निश्चित राशि क्या कहलाती है, आवेश का क्वांटा कहलाती है। और आवेश का जो क्वांटा है वो किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। अर्थात इसको अपन Q बराबर Ne से भी लिख सकते हैं। Q बराबर Ne से भी लिखा जा सकता है। यहाँ N क्या है, नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है। एन की वैल्यू अपने पास ये है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने पास है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से अपन देखते हैं क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण किसी निकाय का कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है, और वो न्यूनतम निश्चित राशि आवेश का क्वांटा कहलाती है। क्या कहलाती है, आवेश का क्वांटा कहलाती है। यहां से एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो कोई निकाय लिया और इस निकाय में एक कूलम आवेश है। क्या है, एक कूलम आवेश। एक कूलम आवेश है, तो इसमें अपने को पूछ लिया गया है कि ये निकाय जिसमें एक कूलम आवेश दे रखा है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एग्जाम्पल दोबारा से देखना कि अपने पास कोई निकाय है, इस निकाय में अपने पास एक कूलम आवेश है। कितना आवेश है, एक कूलम आवेश, और पूछ लिया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो अपन क्या बताएंगे, Q बराबर Ne लेंगे। और Q बराबर Ne से अपने पास किसकी संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मीन्स N की वैल्यू अपने को बतानी है। अपने को दे क्या रखा है, Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, एक कूलम। कितनी दे रखी है, एक कूलम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो देखो यहां से N की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, Q बराबर Ne, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। यहां से Q की और E की वैल्यू रखेंगे तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो इसकी यूनिट भी अपन साथ लिखते हैं। जैसे कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे 2 4 5 है तो उसकी कोई यूनिट थोड़ी होती, मात्रक थोड़ी ना होता है। तो यहाँ देखो अपन कूलम से कूलम को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अपने पास 1 बाई कितना बचेगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कितना बचेगा, 19। अब देखो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18 प्लस में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, तो इस प्रकार अपन किसको समझ सकते हैं, आवेश के क्वांटीकरण को समझा जा सकता है। इसी प्रकार संरक्षण की अपन बात करें, तीसरा बिंदु इसका मूल गुणधर्मों में आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण में अपन देखेंगे कि आवेश संरक्षण की डेफिनेशन क्या है, आवेश संरक्षण क्या है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश सुरक्षित रहता है। अर्थात अपन यूं भी कहा जा सकता है, यूं भी कह सकते हैं कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित या एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो आवेश संरक्षण की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लो कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही
नष्ट किया जा सकता है, अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्लियर है? अब अपन आगे बात करते हैं निश्चरता नियम की। आवेश का निश्चरता नियम क्या है? आवेशों के निश्चरता नियम में अपन पढ़ेंगे कि आवेश स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में। आवेश स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में। 4 नंबर, आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता ये कहती है कि Q विराम अवस्था, इक्वल टू होता है Q गतिशील अवस्था, कि चाहे विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में। किसकी अपन बात कर रहे हैं? आवेश की निश्चरता की अपन बात कर रहे हैं। तो आवेशों की जो निश्चरता है वो चाहे विराम अवस्था में हो आवेश या गतिशील अवस्था में हो, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उनका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। दोबारा देखना आवेशों की निश्चरता, कि आवेश विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में, विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उनका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। ये अपन बात कर रहे थे आवेशों के गुणों की, और इनके साथ में अपने पास आवेशों के 4 मूल गुणधर्म थे। कौन कौन से? उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया, योज्यता गुणधर्म, क्वांटीकरण, संरक्षण और निश्चरता नियम। अब देखो यहाँ अपन बात करें, यहाँ विराम अवस्था में भी है और गतिशील अवस्था में। तो यहाँ एक चीज और ऐड करनी है अपने को, कि जब अपने टॉपिक स्टार्ट किया था तो अपन ने कहा कि आवेशों की स्थिर अवस्था का अपन अध्ययन करेंगे, बट जब आवेश गतिशील अवस्था में, तो यहाँ एक चीज देखनी है कि स्थिर अवस्था में जो आवेश होता है, यदि आवेश किस अवस्था में? स्थिर है। आवेश कैसा है? स्थिर, वो मूविंग नहीं कर रहा हो, मूव नहीं कर रहा हो, उस केस में वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। की स्थिर अवस्था में या आवेश स्थिर हो, उस स्थिति में वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि आवेश गतिशील हो, कैसा हो? गतिशील आवेश। और गतिशील आवेश हमेशा, नंबर फर्स्ट, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के साथ में ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अर्थात स्थिर आवेश ओनली वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्लियर है ये बात? अब देखो अपन ने ये सारी चीजें देखी। सबसे पहले अपन ने स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन, वो चीज आपके समझ में आई होगी। उसके बाद में घर्षण वैद्युतिकी अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद में अपन ने आवेशों के बारे में जाना। आगे आवेशों के गुणों के बारे में, आवेशों के 4 मूल गुण धर्म थे उनके बारे में। तो थोड़ा सा अपन वापस रिवर्स जाते हैं, ठीक है, और ये चीज देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी जो नाम लिया है अपन ने, स्टार्टिंग की जो टॉपिक ली थी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली अपन और जाने, तो ये नामकरण कैसे हुआ। तो इनके बारे में अपन जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का नामकरण या इनमें स्थिर आवेशों का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि स्थिर वैद्युतिकी की जो डेफिनेशन है उसमें आवेश या आवेशों के समूहों के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं, और उसके बाद में अपन ने यूनान के दार्शनिक थेल्स की बात की थी। उन्होंने एक पदार्थ लिया था एम्बर। एम्बर, अंबर को ग्रीक भाषा में, कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रम। अब देखो इलेक्ट्रम किस भाषा में कहा? ग्रीक भाषा में कहा।
इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही, किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैद्युत चुंबकीय की, और इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युतिकी, और वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय की, और इलेक्ट्रॉन आदि का नामकरण हुआ। किस आधार पर? एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा, और इलेक्ट्रम के आधार पर ही स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हिंदी में अपन सॉरी इलेक्ट्रम को अपन ने क्या कहा? सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा वैद्युत चुंबकीय की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रॉन आदि का नामकरण किस आधार पे हुआ? इलेक्ट्रम ग्रीक भाषा के अंबर वर्ड से लिया गया है। क्लियर है ये बात? अब देखो, अपन ने आवेशों के गुणों तक चर्चा की है, इसके बाद में आवेश का मात्रक, आवेश की विमा के बारे में अपन जानते हैं।